नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। पीएम मोदी ने की यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, रक्षा, सुरक्षा समेत तमाम मुद्दों पर बात। पीएम मोदी ने दोनों के बीच जल्द से जल्द एफटीए और निवेश सुरक्षा समझौते पर दिया जोर। दिल्ली में जहान खुशरो महोत्सव में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा। कहा, भारत में सूफी परंपरा ने अलग ही पहचान बनाई। हम सब मिलकर जीते हैं सूफी संगीत। केजरीवाल सरकार के दौरान दिल्ली के सार्वजनिक पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं पर सीएजी की रिपोर्ट पेश। गंभीर कुप्रबंधन और वित्तीय लापरवाही का खुलासा। बीजेपी ने कहा, केजरीवाल के हेल्थ क्रांति के दावे हुए तार तार। उत्तराखंड के माणा गांव में हिमस्खलन के कारण दबे 55 मजदूरों में से 33 को सुरक्षित निकाला गया। बाकी मजदूरों के लिए बचाव अभियान जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी के साथ ही आईटीबीपी और एनडीआरएफ के डीजी से की बात। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में विकास दर बढ़कर हुई 6.2%। जुलाई से सितंबर की तिमाही में 5.6% की थी वृद्धि दर। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लियन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज हुई मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच ऐतिहासिक मुलाकात रही। इस साल के अंत तक दोनों पक्ष मुक्त व्यापार समझौता करने पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन फोरम और ऑफशोर विंड एनर्जी बिजनेस समिट आयोजित करने का फैसला भी हुआ है। पीएम मोदी ने इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में शामिल यूरोपीय संघ के फैसले का स्वागत किया। तो भारत यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी को स्वाभाविक और जैविक बताया। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन की भारत यात्रा यूं तो संबंधों को नया विस्तार देने वाली है, लेकिन इसकी प्रतिबद्धता में इकोलॉजी और इकोनॉमी का बैलेंस भी है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान भी किया। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों ने ग्रीन हाइड्रोजन फोरम और ऑफशोर विंड एनर्जी बिजनेस समिट आयोजित करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि यूरोपीय आयोग के आयुक्तों ने हैदराबाद हाउस तक की यात्रा ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित बस से की। ईवी बैटरीज, मरीन प्लास्टिक्स और ग्रीन हाइड्रोजन में जॉइंट रिसर्च किया जाएगा। साथ ही सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट पर हम अपने जॉइंट प्लान को आगे बढ़ाएंगे। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईमेक, उसे आगे ले जाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आईमेक ग्लोबल कॉमर्स, सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को ड्राइव करने वाला इंजन साबित होगा। भारत और यूरोपीय संघ ने रणनीतिक साझेदारी को विस्तार देने का संकल्प लिया और इस साल के अंत तक महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने भारतीय यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी को स्वाभाविक और जैविक बताया और कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा और साझे विश्वास पर ये आधारित है। पीएम मोदी ने बताया कि दोनों पक्षों ने निवेश ढांचे को मजबूत करने के लिए निवेश संरक्षण और जीआई समझौते पर आगे बढ़ने की चर्चा की है। इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क मजबूत करने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और जीआई एग्रीमेंट पर भी आगे बढ़ने की बात हुई है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में एक ट्रस्टेड और सिक्योर वैल्यू चेन हमारी साझी प्राथमिकता है। सेमीकंडक्टर, एआई, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और 6G में
सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। हमने एक स्पेस डायलॉग शुरू करने का निर्णय भी लिया है। भारत और यूरोपीय संघ ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के महत्व पर सहमति व्यक्त की। पीएम मोदी ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में शामिल यूरोपीय संघ के फैसले का स्वागत किया। रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हमारा बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक है। साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सुरक्षा और काउंटर टेररिज्म पर हम सहयोग के लिए आगे बढ़ेंगे। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के महत्व पर दोनों पक्ष एकमत है। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव्स, इससे जुड़ने के ईयू के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। इंडो पैसिफिक और अफ्रीका में सस्टेनेबल और समावेशी विकास के लिए हम साथ मिलकर ट्रायंगुलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित सुरक्षा साझेदारी को लेकर दोनों पक्षों ने मिलकर आगे बढ़ने की बात भी कही। For Europe, India is a pillar of certainty in an increasingly uncertain world. We know that authoritarian states are getting bolder, ignoring borders, threatening peace at sea. Now is the time to step up our security and defense cooperation on land, at sea, and in space. For example, cybersecurity has never been as crucial as today. Our cyber dialogue offers a platform for effective cooperation and information exchanges, because threats are evolving, becoming more sophisticated by the day. यूरोपीय आयोग की प्रमुख ने कहा कि यूरोपीय संघ और भारत में इस सदी की निर्णायक साझेदारियों में से एक बनने की क्षमता है और आगामी वर्षों और दशकों में नई दिल्ली यूरोप की विदेश नीति की आधारशिला होगी। ब्यूरो इनपुट के साथ अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत और यूरोपीय संघ ने शुक्रवार को वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता करने पर सहमति जताई। दोनों देश अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ोतरी के प्रभाव को कम करना चाहते हैं। भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आई यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के दौरान ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम तन्मय लाल ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ताओं के अलावा 20 मंत्री स्तरीय बैठकें हुईं, जिनमें द्विपक्षीय क्लस्टर, व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के 3 कार्य समूहों की बैठकें शामिल हैं। The outcomes today, the areas were really trade in terms of the announcement on the timelines for FTA, the concrete progress achieved in the Trade and Technology Council among various technology tracks ranging from artificial intelligence to semiconductors to quantum computing, high performance quantum computing, the connectivity relating to IMEC initiative, the EU's joining of IPOI, Indo-Pacific Ocean Initiative, the push on green hydrogen, and the furthering of cooperation in the sphere of space cluster. उन्होंने बताया कि डिफेंस और सुरक्षा को लेकर आतंकवाद, अतिवाद, मैरीटाइम, साइबर और स्पेस सिक्योरिटी से जुड़ी चुनौतियों पर न सिर्फ चर्चा हुई, बल्कि अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया। On the defense and security domain, especially maritime security, the EU has decided to join India's Indo-Pacific Ocean Initiative, IPOI, and EU is also joining as an observer or a dialogue partner in the IORA initiative. There was also discussions and cooperation on improving maritime domain awareness, especially the cooperation between fusion centers in terms of sharing information. विदेश मंत्रालय के सचिव ने कहा कि भारत यूरोपीय आयोग के बीच स्पेस डायलॉग जल्द ही लॉन्च किया जाएगा।
India-EU space dialogue will be launched soon. And both sides also decided to pursue trilateral cooperation projects both in Africa and also in the Indo-Pacific region. This area has been another important area of collaboration, since both India and EU have extensive development partnership program across various geographies, and both sides have now decided to pursue such cooperation projects. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जहान-ए-खुसरो 2025 कार्यक्रम में शिरकत की। महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री टीएच बाजार का जायजा लेने पहुंचे। हस्त निर्मित वस्तुएं और एक जिला एक उत्पाद से जुड़े शिल्प को प्रदर्शित किया गया। जहान-ए-खुसरो के संस्थापक मुजफ्फर अली ने जश्न के 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री को एक किताब और शॉल भेंट दी। कार्यक्रम में राजनीतिज्ञ दार्शनिक कर्ण सिंह भी मौजूद रहे। सूफी संगीत, गीत और नृत्य को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जहान-ए-खुसरो में प्रसिद्ध कलाकार नज़ीर और नसीर अहमद खान वारसी, जस्सू खान, यावर अब्दाल और मालिनी अवस्थी ने अपनी प्रस्तुतियां दी। प्रधानमंत्री ने आने वाले रमज़ान महीने की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि सूफी संगीत को हिंदुस्तान की साझी विरासत करार दिया गया है। सूफी संगीत एक ऐसी साझी विरासत है जिसको हम सब मिलजुल कर जीते आए हैं। हम सब ऐसे ही बड़े हुए। अभी यहां नजरे कृष्णा की जो प्रस्तुति हुई उसमें भी हमारी साझी विरासत की झलक दिखाई देती है। साथियों, जहान-ए-खुसरो के इस आयोजन में एक अलग खुशबू है। ये खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की है। वो हिंदुस्तान जिसकी तुलना हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। यहां की मिट्टी के मिजाज में ही कुछ खास है। शायद इसलिए जब सूफी परंपरा हिंदुस्तान आई तो उसे भी लगा जैसे वो अपनी ही जमी से जुड़ गई है। 25 साल से लगातार जहान-ए-खुसरो के आयोजन को प्रधानमंत्री ने सराहा। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम युवाओं तक भारत की समृद्ध परंपरा, भक्ति और प्रेम को पहुंचाने का काम कर रहा है। जब सूफी संगीत और शास्त्रीय संगीत की वो प्राचीन धाराएं एक दूसरे से जुड़ी तो हमें प्रेम और भक्ति की नई कल सुनने को मिली। यही हमें हजरत खुसरो की कवाली में मिली। यही हमें बाबा फरीद के दोहे मिले, बुल्ले शाह के स्वर मिले, मीर के गीत मिले। यहां हमें कबीर भी मिले, रहीम भी मिले और रसखान भी मिले। इन संतों और औलियों ने भक्ति को एक नया आयाम दिया। आप चाहे सूरदास को पढ़ें या रहीम और रसखान को, या फिर आप आंख बंद करके हजरत खुसरो को सुने। जब आप गहराई में उतरते हैं तो उसी एक जगह पहुंचते हैं। ये जगह है आध्यात्मिक प्रेम की वो ऊंचाई जहां इंसानी बंदी से टूट जाती है और इंसान और ईश्वर का मिलन महसूस होता है। उत्तराखंड के चमोली में मौसम की मार ने कई जिंदगियों को खतरे में डाला है। माणा जिले के पास आए एवलांच में 55 मजदूर फंस गए। अब तक 33 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि बाकी मजदूरों को निकालने के लिए तमाम एजेंसियां युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। लेकिन खराब मौसम और भारी बर्फबारी के चलते राहत कार्य में चुनौतियां सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा गांव के पास आई भीषण एवलांच के कारण निर्माण कार्य में लगे बीआरओ के 55 मजदूर फंस गए। अब तक 33 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि बाकी मजदूरों को निकालने के लिए आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें युद्ध स्तर पर राहत अभियान चला रही हैं। लेकिन खराब मौसम और भारी बर्फबारी के चलते राहत कार्य में चुनौतियां आ रही हैं।
एयरफोर्स से भी संपर्क किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से स्थिति पर नजर बनाए हुए है और मजदूरों के रेस्क्यू के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कुल 57 लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, जिसमें से 2 लोग पहले ही छुट्टी पर गए हुए हैं, तो 55 लोग वहाँ पर थे। इसमें से 32 लोग सुरक्षित आ गए हैं और कुछ लोगों को चोट भी लगी है, दौड़ भाग में घायल भी हुए हैं, तो उनके इलाज के लिए सारा प्रबंध किया जा रहा है और जो बचे हुए लोग हैं उनकी भी खोजबीन जारी है। इस घटना पर गृह मंत्रालय भी नजर बनाए हुए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के संदर्भ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजी आईटीबीपी और डीजी एनडीआरएफ से बात हुई। हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है। स्थानीय प्रशासन बचाव कार्यों में पूरी तत्परता से लगा हुआ है। वहीं उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि पुलिस और अन्य एजेंसियां मौके पर हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं एनडीआरएफ महानिदेशक पीयूष आनंद ने कहा कि राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 4 टीमों को भेजा गया है। ग्लेशियर नीचे आने के कारण 57 लोग दबने की सूचना है और उसमें से 10 लोगों को निकाला गया है। मौके पर लगभग 60 लोगों की टीम हमारी मौजूद है। वो लगातार रेस्क्यू का काम कर रही है, पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, 6 फीट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, इससे रेस्क्यू के काम में दिक्कत हो रही है। एनडीआरएफ की 4 टीमें ऑलरेडी हम लोगों ने मोबिलाइज कर दी हैं और माननीय गृह मंत्री जी खुद इस ऑपरेशन को बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। एनडीआरएफ के अलावा आईटीबीपी की टीम्स जो ऑलरेडी वहाँ लगी हुई हैं, आर्मी की टीम्स वहाँ लगी हुई हैं, वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। ग्लेशियर हिमस्खलन के बाद भारतीय सेना की माउंटेन ब्रिगेड की एक समर्पित रेस्क्यू टीम को तैनात किया गया है। बचाव कार्य में 7 अधिकारी, 17 जूनियर कमीशन्ड अधिकारी और 150 अन्य जवान शामिल किए गए हैं, जो कठिन परिस्थितियों में लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टरों की टीम को भी तैनात किया गया है। ब्यूरो इनपुट के साथ संजीव सुंदरयाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के समय की एक और सीएजी रिपोर्ट आज विधानसभा में रख दी गई है। स्वास्थ्य पर आधारित सीएजी रिपोर्ट में कई ऐसे खुलासे हैं जो अरविंद केजरीवाल सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। केजरीवाल सरकार ने पैसों का सदुपयोग नहीं किया, जरूरी नियुक्तियां नहीं की, तो ढांचागत विकास पर किए वादे भी पूरे नहीं किए। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल और आप को जमकर घेरा है। स्वास्थ्य पर सीएजी रिपोर्ट, आपको फिर चोट। दूसरी कैग रिपोर्ट आई, दिल्ली में सियासी पारा हाई। दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद आबकारी पर सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई। विधानसभा के पहले सत्र में शुक्रवार को दूसरी सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई। ये रिपोर्ट थी सार्वजनिक पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर, जिसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन में रखा। इतनी भारी भारी रिपोर्टें, एक एक रिपोर्ट जिसका वजन पता नहीं, हो सकता है ये 3-4 किलो तो लग ही रहा है मुझे। तो इतने पेपर पढ़ना, उनको समझना, तो एक एक करके निकाल रहे हैं, तो उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही है और उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सदन में आके सामने बैठ सकें, उसे सुन सकें। ये भी बताना चाहूंगी कि जो भी लोग इस लूटपाट में, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, एक भी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, एक एक पाई का जवाब देना पड़ेगा। रिपोर्ट में दिल्ली की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में गंभीर कुप्रबंधन और वित्तीय लापरवाही को लेकर कई बड़ी खामियों की जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में पिछले 6 वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास और प्रबंधन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं देखी गई हैं। साथ ही पैसे भी पूरे खर्च नहीं किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 21% कर्मचारियों की कमी, अस्पतालों कॉलेजों में शिक्षण विशेषज्ञों की 30% कमी, चिकित्सा अधिकारियों की 9% कमी और नर्सों की 21% कमी बताई गई है। इसके अलावा तमाम विभागों में मरीजों के लिए लंबी प्रतीक्षा अवधि की बात भी रिपोर्ट में है। रिपोर्ट के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया है और कहा कि सीएजी की ये रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल और आतिशी के हेल्थ क्रांति के दावों को तार तार करती है। हर जगह लोगों की दवा में चोरी, लोगों के
स्वास्थ्य की हर चीज़ में चोरी करती हुई ये सरकार रंगे हाथ पकड़ी गई है। दिल्ली सरकार, जब हम कहा करते थे तब लोग इस विषय पर हमारा विरोध करते थे, मगर अब हर दिन कैग की रिपोर्ट उनके भ्रष्टाचार के पन्नों को खोलती जा रही है। दिल्ली की जनता को धोखा दिया हेल्थ के माध्यम से, हेल्थ के बना के हमने मोहल्ला क्लिनिक कर दिया, दवाइयाँ सब नकली हैं, ये जो कोकस दवाइयों के नाम पे इन्होंने कर रखा है, कॉटन का घोटाला, बेड का घोटाला। जब पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित था उस टाइम भी इनको घोटाला करना याद आ रहा था, तो बड़े शर्म की बात है। हालांकि आम आदमी पार्टी अब भी बचाव कर रही है और बीजेपी पर हमला कर रही है। मेरा कहना है कि जो सीएजी की सारी रिपोर्ट आप सामने रखिए, टेबल क्यों नहीं कर रहे हैं सारी रिपोर्ट टेबल करिए, विपक्ष को भी उस पर अपनी बात रखने का मौका दीजिए, सदन से सबको निष्कासित करके। ये पहली बार हो रहा है भारतीय राजनीतिक इतिहास में कि सदन के अंदर आज विपक्ष के सभी विधायकों को घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी भले ही कुछ भी कह रही हो, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक सच में बदहाल हैं। आम आदमी पार्टी अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान ये रिपोर्ट पेश करने से लगातार बच रही थी, लेकिन अब जाकर रिपोर्ट सामने आई है और सच्चाई भी सबके सामने है। शैलेंद्र मिश्रा और अमरेंद्र गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई, जिस पर सरकार की ओर से सीएम और कई मंत्रियों ने अपनी बात रखी। रेखा गुप्ता की सरकार ने दिल्ली को विकास की नई राह पर ले जाने का वादा किया तो पिछली कमियों को जनता के सामने लाने की बात भी कही। पूर्व सीएम आतिशी ने आप के विधायकों के निलंबन को जनादेश का अपमान करार दिया है, तो भाजपा ने आपको विरोध की राजनीति से बचने की सलाह दी है। दिल्ली विधानसभा में सत्र के चौथे दिन उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा का जवाब देते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता को वर्षों पीछे धकेल दिया है। उन्होंने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि आपको दिल्ली की जनता के दर्द का प्रचार करना आता था, उपचार करना नहीं। लेकिन हमें एहसास है और हम उपचार करेंगे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के शीश महल पर भी तंज कसा। वो केजरीवाल साहब जो अपने घर का टॉयलेट बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च देते हैं, दिल्ली के झुग्गीवासी किन शौचालयों का उपयोग कर रहे हैं। आज दिल्ली देश की राजधानी है, फिर भी दिल्ली में सबसे ज्यादा ओपन डेफिकेशन है। ये शर्मनाक हरकत, ये शर्मनाक काम का जिम्मेदार वो सरकार है जिसका राज पिछले इतने साल रहा। आप जिस भी परिस्थिति में दिल्ली को छोड़ के गए हैं, दिल्ली के लिए जो काम हमें करने हैं, दिल्ली को नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है, जो विजन है दिल्ली के लिए, विकसित दिल्ली का, उसको पूरा करने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा इस दिल्ली के लिए हम करेंगे। इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली को हम संपूर्ण राज्य बनाएंगे। प्रवेश वर्मा ने कहा कि सरकार का जोर लोगों को रोजगार मुहैया कराने पर होगा। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर किसी बांग्लादेशी रोहिंग्या का राशन कार्ड होगा तो कार्रवाई होगी, नए राशन कार्ड बनेंगे और पुरानों की जांच की जाएगी। दिल्ली में यहाँ पर पार्लियामेंट भी है, यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय जी का निवास भी है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति महोदय जी का भी निवास है। ना जाने कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यहाँ पे दिल्ली में रहती हैं। इसलिए दिल्ली को हमको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानियों में उसमें शामिल करना, इसलिए दिल्ली की समस्या केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, दिल्ली की समस्या देश की समस्या है। दिल्ली विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया। विपक्ष की नेता आतिशी ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को लिखे पत्र में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के निलंबन को जनादेश का अपमान और लोकतंत्र पर प्रहार बताया। निलंबन की निंदा करते हुए आतिशी ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को जानबूझकर दबाया जा रहा है। सैकड़ों सीआरपीएफ के दल को इकट्ठा किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? ये क्या कोशिश हो रही है? आम आदमी पार्टी के विधायकों को डराने की कोशिश हो रही है। इसलिए हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार इस देश को, संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा को 27 साल बाद पूर्ण बहुमत मिला है। भाजपा ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर जीत मिली है।
ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर के समन्वय पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री आशीष सूद, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली की डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप विकसित दिल्ली और सुरक्षित दिल्ली के लिए दोगुनी गति से काम करेगी। गृह मंत्री ने निर्देश दिए कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन से संबंधित मामलों में दिल्ली पुलिस की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली में रेखा गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनने के बाद डबल इंजन की सरकार पूरी तेजी से काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली की कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर बड़ी बैठक की। इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह विभाग के मंत्री आशीष सूद के साथ दिल्ली पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक में मुख्य रूप से महिला सुरक्षा और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर चर्चा की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद कहा कि ये दिल्ली सरकार और भारत सरकार के बीच समन्वय को लेकर बैठक थी। राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गैंग जिस प्रकार से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिक्कत है, उन सारे विषयों पे भी बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई। अब से दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार का एक अलग चेहरा नजर आएगा जनता को। बैठक में जिन मसलों को लेकर बात हुई उसमें थाना लेवल पर शांति कमेटी, जे क्लस्टर, महिला सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय गैंग जैसे मुद्दे शामिल थे। बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली की डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री की अपेक्षाओं के अनुरूप विकसित दिल्ली, सुरक्षित दिल्ली के लिए दोगुनी गति से काम करेगी। गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के देश में घुसने से लेकर उनके डॉक्यूमेंट बनवाने और यहां रहने में मदद करने वाले पूरे नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। अवैध घुसपैठियों का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है और इसमें पूरी सख्ती के साथ काम हो और इन्हें चिन्हित कर डिपोर्ट किया जाए। लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों और सब डिविजन्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गृह मंत्री ने कहा कि डीसीपी स्तर के अधिकारी थाना लेवल पर जाकर जन सुनवाई कैंप लगाएं और जनता की समस्याओं का निराकरण करें। रेखा गुप्ता ने कहा कि ये मासिक समीक्षा बैठक होगी और दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ काम करेगी और दिल्ली को बेहतर व्यवस्थाएं देगी। महिला सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली में उस पर भी प्राथमिक चर्चा हुई और जल्द ही इस पे डिटेल्ड नीतियां बनाते हुए, काम करते हुए वो सारा विषय भी किया जाएगा। वो सारे विषय जो पीडब्ल्यूडी से संबंधित हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली में दिक्कत करते हैं, उन सब के समाधान पे चर्चा हुई। शीला दीक्षित की सरकार के बाद ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली की मुख्यमंत्री सहित कई गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय राजधानी की कानून व्यवस्था पर चर्चा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच तालमेल स्थापित करना है ताकि कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 22 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को तलब कर दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की थी। इसके साथ ही उन्होंने मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया था कि अपराध को लेकर दिल्ली में हमें जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके आवास पर मुलाकात की। पाकिस्तान के कब्जे से जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके को वापस लेने की प्रतिबद्धता को देशवासी भूल न जाएं, इसके लिए हर साल देश भर में संकल्प दिवस मनाया जाता है। 22 फरवरी 1994 को भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। इसी कड़ी में शुक्रवार को नई दिल्ली में संसद के इसी संकल्प के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता,
इंडिया फाउंडेशन के निदेशक आलोक बंसल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर विकास की नई इबारत आजकल लिख रहा है। कश्मीर का युवा भी इस अवसर को खोना नहीं चाहता, डजंट वांट टू मिस द बस। इसलिए मैंने कहा हृदय परिवर्तन होना हो, लेकिन ये समझ आ गई उनको कि ना आज़ादी है यही, ये सब इन्हीं 10 वर्षों में हुआ। ग्रास रूट डेमोक्रेसी का बहाल होना, क्या कारण था कि देश भर में जिला परिषदें थी, जम्मू कश्मीर में नहीं थी। इसमें कौन सा जम्मू कश्मीर के जो स्पेशल स्टेटस था उसको फर्क पड़ा था? नहीं पड़ना था। सिर्फ ये था कि जितनी भी इख्तियारात हैं, अथॉरिटी है, वो चंद एक लोगों के हाथ में रहे। 73 संशोधन नहीं लगाया गया। ये 370 जो है ये भी एक मिथ था, और 370 मैंने पार्लियामेंट में कहा है was misused or abused precisely by those who are the protagonists of 370। जो कहते हैं 370 ना हटाओ, वही 370 का दुरुपयोग कर रहे थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज़ादी के वक्त तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बेहद समझदारी के साथ जम्मू कश्मीर के पूर्ण विलय के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। सरदार पटेल ने अपना ड्राफ्ट आर्टिकल 370 के रूप में पास करवा लिया। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप एनी इंडियन हैड टेकन which initiated integration of Jammu and Kashmir as a permanent part of this great country। इसके लिए एक स्मार्टनेस चाहिए, इसके लिए एक पॉजिटिव पेट्रियोटिक मिस्चीवियसनेस चाहिए। वहीं इंडिया फाउंडेशन के निदेशक आलोक बंसल ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तान से परेशान हो चुके हैं। गिलगिट बल्तिस्तान दोनों में ही पाकिस्तान के खिलाफ एक आक्रोश की भावना जागृत हो रही है, और यह उम्मीद की जा रही है कि जब भी सही माहौल होगा, लोग वहां पे पाकिस्तान के आधिपत्य के खिलाफ आवाज उठाएंगे और उठ खड़े होंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को एडवांटेज असम 2.0 समिट से जुड़ी मुख्य बातें साझा की। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में 5,18,205 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इस समिट में असम ने टोयोटा सहित 9 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन किया है। उन्होंने बताया कि असम में ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोकार्बन और उत्पादन की भी काफ़ी संभावनाएं हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी खुलासा किया कि असम सरकार 2027 में अमेरिका में एक निवेश रोड शो आयोजित करने की योजना बना रही है। We have signed 9 MOUs of Toyota, Electron and very Dixo, many others to start in their offices in Assam beginning, and probably further. Ambassador of Japan has told me that now let us start discussion on incentive. I think manufacturing, hydrocarbon, green power, we have a big potential and let us harness it. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के भुज स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक एवं संग्रहालय का दौरा किया। राष्ट्रपति ने स्मृति वन स्मारक की विभिन्न दीर्घाओं का भ्रमण किया, साथ ही भूकंप जैसी आपदाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इस दौरान राष्ट्रपति ने स्मृति वन परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार मजबूती बनी हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में भारत की विकास दर ने शानदार प्रदर्शन किया है। तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.2% रही, जो पिछली तिमाही जुलाई सितंबर के 5.6% के मुकाबले बेहतर है। आंकड़ों के अनुसार दिसंबर तिमाही में खेतीबाड़ी की विकास दर बढ़कर 5.6% पर पहुंच गई है, जो पिछले साल इस तिमाही में 1.5% पर थी।
सरकार द्वारा जारी किए गए अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है। इस दौरान चालू वित्त वर्ष के लिए नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर 9.9% रहने का अनुमान है। आंकड़ों में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में रियल जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड 171.80 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो कि वित्त वर्ष 23-24 में 161.51 लाख करोड़ रुपए था। इसके अलावा वित्त वर्ष 24-25 में कंस्ट्रक्शन सेक्टर की वृद्धि दर 8.6%, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर के 7.2%, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज सेक्टर के 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता केवल अपना संविधान का पालन करती हैं। साथ ही कहा कि 2026 के चुनावों में दिल्ली और हरियाणा की तरह बंगाल में भाजपा की ही जीत होगी। B.R. Ambedkarji's constitution, though Mamata Banerjee doesn't follow it, in West Bengal, she only follows Mamata Banerjee's constitution. So in B.R. Ambedkarji's constitution, there is freedom of speech. So Abhishek Banerjee and Mamata Banerjee can say that they will have 215 seats in 2026 election. But the last word will be spoken by the normal public of West Bengal. Like the people of Delhi, they have protested against corruption and they have, got Modi government over there. Similarly with Haryana, everybody thought BJP was losing, but BJP won. राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को दिया सलाई नामक पुस्तक पर परिचर्चा आयोजित की गई। ये पुस्तक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा पर आधारित है। इस मौके पर कई गणमान्य लोगों के साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि ये एक पुस्तक नहीं बल्कि प्रेरक यात्रा का दस्तावेज है। कैलाश सत्यार्थी जी को केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन बना दिया, एक आंदोलन बना दिया। दिया सलाई में वर्णित हर प्रसंग हमें ये सिखाता है कि अगर हमारे भीतर इन मूल्यों की ज्वाला जलती रहे तो हम अपने आसपास के अंधकार को रोशन कर सकते हैं। इस प्रकार मैं उनकी आत्मकथा को दिया सलाई का नाम देना सर्वथा उचित मानता हूं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियेन भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने भारत की यूपीआई प्रणाली का प्रयोग करते हुए भुगतान किया। उर्सुला वॉन डेर लियेन भारत की इस आसान भुगतान प्रणाली से बेहद प्रभावित हुईं। अमेरिका के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी ब्रायन ग्रीन ने आज आईआईटी दिल्ली का दौरा किया। उन्होंने आईआईटी दिल्ली के छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद किया और उनके सवालों के जवाब दिए। ब्रायन ग्रीन आईआईटी दिल्ली स्थित रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क भी गए, जो स्टार्टअप और तकनीकी नवाचार का एक प्रमुख केंद्र है। उन्होंने कहा कि भारत विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में तेज प्रगति की राह पर है और इस क्षेत्र में वैश्विक शक्ति बन रहा है। उन्होंने साथ ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की तारीफ की और कहा कि ये विश्व स्तरीय संस्थान हैं। It was a wonderful visit here to the IIT to speak with faculty and to speak with a number of the students. There's so much energy, there's so much innovation, there's so much creativity, and it's really wonderful to see this upswell of interest in science and technology, because ultimately that is the future of our world. India clearly is in a rapid growth phase and is becoming a leader on the world stage in science and technology. So it's absolutely wonderful to see.
होलिस्टिक हीलिंग सिस्टम्स के सह संस्थापक ल्यूक काउटिनो नई दिल्ली में हैं। उन्होंने दिल्ली के कुसुमपुर पहाड़ी क्षेत्र में संचालित एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम का दौरा किया। ICDS कार्यक्रम मुख्य रूप से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण संबंधी सहायता और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। काउटिनो ने ज़मीनी स्तर पर स्वास्थ्य के लिए PM मोदी के दृष्टिकोण की प्रशंसा की और मोटापे पर काबू पाने के लिए PM मोदी की तेल कम करें चुनौती की सराहना की। I am so humbled by our Prime Minister Narendra Ji Modi's vision for health at a grassroots level of children in our country, and the amazing work that all of these ladies are doing to improve nutrition across children, not just children but pregnant women and their journey right through, hand-holding them through, because the foundation of health in our country it starts from a grassroots level. And I am so impressed to be here to see the amount of effort that's gone in science, wisdom and technology. Obesity has become literally like an epidemic in our country. We have diabetes, pre-diabetes, all that leads to obesity. Our Honorable Prime Minister is absolutely right in his vision to combat this. What do we need to overcome obesity? Number one, start at a child level. Get their nutrition right from the time they're children. The right education across platforms and different languages in our diverse country. The right education, not influencer education. Number three, we need access to local foods, local superfoods that grow in our own country. We have pure ghee. We have millets, which our Prime Minister, Honorable Modi ji, is promoting for the right reasons. We have the whole portion tracker nutrition program, everything that's being run by the Government of India and the Health Ministry. To overcome obesity, our Prime Minister has spoken about a reduction in edible oil in our foods by 10 to 15%. For that, we need awareness and mindfulness. Ghar ka khana has to be promoted in our country. We should cook our own food. We should support. Women can cook, men can also cook. All men should learn how to cook simple food. डिफेंस एरोस्पेस में वैश्विक अग्रणी सफरान ने अपने नए कार्यालय का नई दिल्ली में उद्घाटन किया। दिलचस्प बात यह है कि सेना उपकरणों में दुनिया में प्रसिद्ध सफरान अब भारत के मेक इन इंडिया अभियान के तहत मिलकर काम करेगी। कार्यक्रम में भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो और भारत में सफरान के CEO और कंट्री हेड JS गवनकर ने भी भाग लिया। माना जा रहा है कि ये रणनीतिक विस्तार सफरान की भारत के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में इसकी बढ़ती उपस्थिति को मजबूत करने में सहायता करेगा। मोटापा एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। मोटापा न केवल खुद में एक समस्या है, बल्कि मोटापा अपने साथ कई दूसरी बीमारियों को साथ लाता है। मोटापे की वजह से BP, डायबिटीज़ और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। एम्स के डॉक्टर असूरी कृष्णा का कहना है कि खानपान में बदलाव और नियमित व्यायाम के जरिए मोटापे की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। ओबेसिटी एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ओबेसिटी अपने में नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन वो अपने साथ जो अपने भाई बंधुओं को लेके आती है, ब्लड प्रेशर, हाइपोथायराइडिज्म, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्लीप एपनिया, डायबिटीज़, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम, हार्ट डिजीजेस, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हमारा अपना खान पान बहुत सही करना बहुत ज़रूरी है। जो हम ये जंक फूड और ये ऑयल जो एक्स्ट्रा खाते हैं और उसके साथ हमको एक्सरसाइज करते नहीं, हमारी लाइफ बहुत सीडेंटरी हो गई है, घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लैपटॉप पे बैठे हैं, इसके कारण ये ओबेसिटी बढ़ रही है। खान पान का ध्यान देना, एक अच्छी एक्सरसाइज रूटीन अपने लाइफ में रहना, ये सब ज़रूरी है। दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज बदल गया है। शुक्रवार शाम दिल्ली NCR के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। बारिश के चलते अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कई दिनों से दिल्ली NCR में मौसम गर्म होने लगा था। ऐसे में आज हुई बूंदाबांदी से मौसम में ठंडक आ गई है। वहीं हवा में भी सुधार हुआ है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के मुताबिक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दैनिक AQI बुलेटिन के अनुसार आज दिल्ली में 2025 का सबसे कम AQI दर्ज किया गया। दिल्ली के लिए आज का औसत AQI 121 रहा, जो 2023 के बाद से पिछले 3 वर्षों में जनवरी-फरवरी के दौरान सबसे कम है। दिल्ली के आसपास के राज्यों में भी मौसम ने करवट ली। हरियाणा में करनाल समेत कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हुई, जिसके कारण सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी परतें जम गई।
लगातार प्रदेश में हुई बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया, वहीं लोगों की दुश्वारियां भी बढ़ गई हैं। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी से सड़कें, बिजली पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। तापमान में गिरावट से ठिठुरन बढ़ गई है। हिमाचल में भारी बारिश और बर्फबारी से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो गया है, जिसके चलते वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खराब मौसम को देखते हुए हिमाचल के मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पद्मश्री, पद्म भूषण और टैगोर पुरस्कार से सम्मानित और 200 से भी ज़्यादा मूर्तियां बनाने वाले भारत के प्रख्यात मूर्तिकार राम सुतार इस महीने 100 साल के हो गए हैं। उनकी मूर्तियों की प्रदर्शनी दिल्ली स्थित साहित्य कला अकादमी में लगी हुई है। हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने पद्म भूषण से सम्मानित राम सुतार से बात की। इतना सारा काम किया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी से लेके इतनी बड़ी बड़ी स्कल्पचर्स बनाई हैं, कोई फेवरेट स्कल्पचर है क्या, कोई फेवरेट है क्या? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, फेवरेट तो गांधी जी है। अच्छा। और भी देश के लिए जो बड़ा बड़ा काम किया है ना, वैसे याद आता है, अच्छा रहता है। जैसे अम्बेडकर की लोग याद करते कि अम्बेडकर का मतलब ये है कि आम आदमी को बड़ा कर, अम्बेडकर आम आदमी को बड़ा कर। तो सर आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर तो आपको जिंदा दिल बनाए रखती है। ये जो आपका तो एक्टिवली बनाते थे स्कल्पचर्स, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या होता था? कोई भी पर्सनैलिटी कि वो क्या एक्सप्रेशन है, गुस्से वाला था, शांति वाला था, क्या था, तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कैप्चर करना है। ये इतने से है, थोड़ी थोड़ी कितने, एक गुस्से का देखो फर्क पड़ता है, हंसता है तो कैसे फर्क पड़ता है, बहुत ज़रूरी है ये। मतलब ये एक्सप्रेशन ना जो स्टडी करेंगे तब जाके पर्सनैलिटी अच्छी आती है। तो आज के लीडर्स में कोई ऐसा लीडर है जिसको आप चाहते हैं, हमारे नेशनल या रीजनल लीडर्स में से कोई रीजनल लीडर, किसी स्टेट का लीडर या हमारे देश का लीडर जो आप समझते हैं बहुत अच्छी जिसकी स्कल्पचर बनेगी? अपने ऐसे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के सोचने वाले आजकल जो मोदी जी है ना, खरूकर जैसे सरदार पटेल का जो है छोटे छोटे राष्ट्र का एक करके हिंदुस्तान बनाया, उसी तरह से मोदी यहाँ जितने जितने बड़े बड़े राष्ट्र हैं उसको एक करेंगे। अच्छा, मुझे तो जी बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक रखती हूँ। 7 मार्च को 7वां जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। ये खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण हम आपको इस वक्त खबर बताने जा रहे हैं और आपको हम बताने जा रहे हैं आज दिन भर की कुछ प्रमुख खबरों को फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। यात्रा के तीसरे दिन राष्ट्रपति ने कच्छ जिले के धोरडी में शिल्प स्टॉलों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय कारीगरों से बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट से ईशा फाउंडेशन को राहत मिली है। कोयम्बटूर में आश्रम के निर्माण में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन को लेकर ईशा फाउंडेशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द करने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने मुंबई में कोयला क्षेत्र में निवेश के अवसर और वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कोयला क्षेत्र को नवाचार, निवेश और स्थिरता का पावर हाउस बना दिया है। बिहार के कई जिलों में शुक्रवार तड़के भूकंप की जोरदार झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र पड़ोसी राज्य नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास धरती से 10 किलोमीटर की गहराई में था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कनाडा में रोजगार का झूठा वादा करके तमिलनाडु और कर्नाटक के रास्ते श्रीलंकाई नागरिकों की भारत में तस्करी करने के मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद इब्राहिम नाम के इस आरोपी को एनआईए ने तमिलनाडु पुलिस के साथ मिलकर चेन्नई से गिरफ्तार किया। चैंपियंस ट्रॉफी में आज अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। इस मैच के रद्द होने से दोनों टीमों को एक एक अंक मिला और ऑस्ट्रेलिया ने 4 अंक के साथ प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 274 रन का लक्ष्य रखा था। ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 109 रन बना लिए थे जब मैच बारिश के कारण रोकना पड़ा। इसके बाद मैच दोबारा शुरू नहीं हुआ और मैच को रद्द घोषित किया गया।
इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 273 रन बनाए। सैदिकुल्लाह अटल ने टीम के लिए सर्वाधिक 85 रन बनाए। वहीं अजमतुल्लाह उमरजई ने 67 रन की पारी खेली। विदर्भ और केरल के बीच नागपुर में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी फाइनल में केरल की टीम अपनी पहली पारी में 342 रन बनाकर आउट हो गई। केरल की ओर से कप्तान सचिन बेबी ने 98 रन की पारी खेली। वो सिर्फ 2 रन से शतक से चूक गए। वहीं आदित्य सरवटे ने 79 रन बनाए। इससे पहले विदर्भ की टीम ने अपनी पहली पारी में 379 रन बनाए थे। इस तरह विदर्भ ने पहली पारी में 37 रन की बढ़त हासिल की। यूकी भामरी ने अपने करियर में पहली बार ATP 500 इवेंट के फाइनल में जगह बनाई। यूकी भामरी और एलेक्सी पोपरिन की जोड़ी ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। यूकी पोपरिन ने सेमीफाइनल में जेमी मर्रे और जॉन पियर्स की जोड़ी को मात दी। फरवरी 2025 में पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इस मैराथन का उद्देश्य लद्दाख में विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। इस मैराथन में 100 से ज़्यादा सेना के जवानों और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। वहीं कई विदेशी भी इस मैराथन का हिस्सा बने। जोस बटलर ने इंग्लैंड के वाइट बॉल कप्तान के पद से इस्तीफा दे दिया है। इंग्लैंड की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई है, जिसके बाद बटलर ने ये फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि वो कराची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले मैच में आखिरी बार टीम की कप्तानी करेंगे। रूस के ग्रैंड मास्टर बोरिस स्पेस्की का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। स्पेस्की 10वें विश्व शतरंज चैंपियन थे। उन्होंने 1969 से 1972 तक ये खिताब अपने पास रखा। वो 1972 में अमेरिका के बॉबी फिशर से हार गए थे। उस मैच को मैच ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। शीत युद्ध के दौरान खेले गए उस मैच में पहले 2 गेम जीतने के बावजूद स्पेस्की को 8.5 के मुकाबले 12.5 अंक से हारना पड़ा था। उन्होंने खेल भावना का परिचय देते हुए छठा गेम हारने के बाद फिशर की प्रशंसा भी की थी। पाकिस्तान की एक मस्जिद में हुए ज़बरदस्त विस्फोट में मौलाना सहित 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 अन्य घायल हो गए। यह हादसा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत स्थित एक मदरसे में जुमे की नमाज अदा करने के दौरान हुआ। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि मारे गए लोगों में धार्मिक स्कूल का प्रमुख मौलाना हमीदुल हक हक्कानी भी शामिल है। हालांकि अब तक किसी भी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी बयान जारी कर हमले की निंदा की है और मौलाना की मौत पर शोक जताया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। वॉशिंगटन डीसी के ओवल कार्यालय में हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के मुद्दे पर ट्रंप आक्रामक दिखे। वहीं ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। बातचीत के दौरान ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यूक्रेन को अमेरिका का प्रस्ताव मानना होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।